हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th सोशल स्टडीज चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। प्रीवियस क्लास में हमने एनसीएम को पढ़ा था कि एनसीएम से किस तरीके से भारत में चेंजेस आ रहे थे, उस मोमेंट से क्या क्या नुकसान हो रहा था। जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेजों के लिए ये मोमेंट जो था एक वाकई बहुत बड़ा सरदर्द बन रहा था। स्कूल कॉलेजेस वगैरह शट डाउन हो चुके थे, यहाँ तक हम करते आए हैं। आज हम जो है उसके रिजल्ट्स में और ज्यादा फोकस करके शुरू करने वाले हैं। तो रिजल्ट्स जो है बच्चों एनसीएम का, वो क्या था, नियमित तौर पर डायरेक्टली आप कह लो कि सरदर्दी बनी हुई थी ब्रिटिशर्स के लिए। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, यानी जितने भी फॉरेन क्लोथ्स आ रहे थे वो रुक गए थे। उनकी मात्रा जो थी वो अब 50% यानी हाफ हो गई थी। अगर देखा जाए 1921 टू 1922 के बीच का अगर डेटा देखे तो पहले था 102 CR यानी 102 करोड़ का लागत लगता था, का बिजनेस होता था यहाँ पे फॉरेन क्लोथ्स का, पर वो घटकर 57 करोड़ हो गया, लगभग हाफ हो गया। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। बिजनेस क्लास, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। देश में जो व्यापारी वर्ग मौजूद था उन्होंने पूरी तरीके से विदेशी वस्तुओं को के साथ व्यापार करने के लिए सीधे तौर पर मना कर दिया, जिससे क्या हो गया कि इंडियन गुड्स को प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड एक्सेप्टिंग ऑफ खादी। सीधी बात है कि फॉरेन क्लोथ्स अगर एक्सेप्ट लोग नहीं करेंगे, उसको बायकॉट करेंगे, तो सीधे तौर पर खादी उस टाइम की मौजूद थी, चरखे से चलती थी। गांधी जी के साथ आपने पिक्चर भी देखा हुआ, चरखा चलाते हुए गांधी जी, ठीक है। तो वो खादी बनाते थे और खादी जो चीज थी वो ही यूज में आती थी एज अ क्लोथ कंज्यूम करने के लिए इंडियन यूजर द्वारा। इंडियन लोग जो थे वो खादी का इस्तेमाल करते थे। किसी तरीके के फॉरेन मैन्युफैक्चर को बढ़ावा नहीं दिया गया। कोई भी चीज फॉरेन की आ रही है उसको सीधा लोग मना कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं यूज होगा। तो इस तरीके के रिजल्ट ने एनसीएम को थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं ना, वाइड थोड़ा पॉपुलर करना शुरू कर दिया, पर धीरे धीरे स्लो डाउन भी होना शुरू हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम्स में, टेस्ट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कि रीजंस फॉर स्लो डाउन ऑफ एनसीएम। तो 3 मार्क्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी समझ लेना। स्लो डाउन होने के कारण क्या थे कि लैक ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट फॉर सो मेनी पीपल्स। इंडिया की आबादी आज भी तब भी बहुत ज्यादा थी और इंडियन इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं थी। इंडियन इंडस्ट्रीज ना होने का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इस तरीके से है बच्चों की, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं थी कोई भी, सारी विदेशी इंडस्ट्रीज थी, अंग्रेजों की इंडस्ट्रीज, तो वहां पे लोग काम करते थे। और वो इंडस्ट्रियों में फिर जब लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया उधर जाने से, तो ये चीजें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक सही जा सकती है। 15 दिन तक कोई काम पे नहीं जाएगा या 30 दिन तक नहीं जाएगा, 1 महीना तक चलता है। लेकिन उसके बाद इंडिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है जो कि ये समझ के चले जाए कि ये हमारे देश की इंडस्ट्री है, हम यहाँ काम कर ले। तो ऐसी हालत ना होने की वजह से, इंडियन इंडस्ट्रीज का जो हाइप था वो मौजूद ना होने की वजह से लोग बेरोजगार होने शुरू हो गए। और जब बेरोजगारी होने लग गई तो फिर क्या होगा, लोग वापस अंग्रेजों के अंडर में काम करने जाएंगे। और दरअसल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हेंस स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जॉइंड बैक स्कूल एंड कॉलेजेस। और स्टूडेंट, क्योंकि स्कूल्स वगैरह नहीं थे, इंडियन स्कूल्स वगैरह नहीं थे, और टीचर्स जो थे दोनों ऐसे वर्गों में से थे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इंडिया के स्कूल नहीं मौजूद थे, सारे ब्रिटिशर रन कर रहे थे, तो उनको वापस जाना ही पड़ा जब देखा कि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। बच्चों के, स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और टीचर्स के साथ तो एम्प्लॉयमेंट का रीजन था। तो वो वापस स्कूल और कॉलेजेस में जाके ज्वाइन करने लग गए। लॉयर्स जो थे उन्होंने वापस गवर्नमेंट कोर्ट्स में जाना शुरू कर दिया। पहले लॉयर्स थे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्गों में आ रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले बॉयकॉट किया था, लेकिन वो ही फिर अब वापस लौट के गवर्नमेंट कोर्ट्स में जाने शुरू कर दिए जब पता चला कि कोई रास्ता ही नहीं बचा, रोजगार का कोई चीज हो ही नहीं रही है। तो फिर उनके पास कोई रीजन नहीं था कि वो घर पे बैठे रहें या फिर एनसीएम को सपोर्ट करें। वो फिर निकल के अपने अपने जॉब्स पे जाना उन्होंने शुरू कर दिया, कोर्ट्स में जाना शुरू कर दिया। खादी क्लोथ्स वर टू एक्सपेंसिव, क्योंकि हाथ से बनते थे। खादी जो थी वो भाई पूरी तरीके से हाथ से बनते थे, तो इसलिए जाहिर सी बात है उसमें मेहनत ज्यादा लगता था और वो थोड़ा सा खर्चीला भी होता था। और वहीं उसके उलट जो विदेशी फॉरेन क्लोथ्स आते थे
वो जो थे मशीनों से बने होते थे, मशीनों से बनने की वजह से उसकी फिनिशिंग अच्छी होती थी और वो सस्ता भी मिलता था। तो लोग एक, जिसे कहते हैं, एक सीमा तक, एक लिमिट तक खरीद सकते थे खादी खादी क्लोथ्स, लेकिन बाद में आते आते उनको वो चीज कंज्यूम करनी ही पड़गी जो फॉरेन से आ रही थी। खादी क्लोथ्स वर टू एक्सपेंसिव, हेंस द अर्बन पुअर कुडेंट एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग मिल क्लोथ्स फॉर टू लॉन्ग। जाहिर सी बात थी कि ये चीजें मुश्किलें सामना करनी पड़ रही थी लोगों को, तो लोग जो थे एक सीमित समय तक सब कुछ सह सकते थे। अब बच्चों, एनसीएम का मेन मकसद क्या था? प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया आपको, एनसीएम इक्वल टू स्वराज। आप भूले तो नहीं है ना? अगर भूले हो तो भाई प्रीवियस वीडियो देख के थोड़ा रिमाइंड कर लेना कि एनसीएम लाने का मकसद क्या था। खिलाफत एंड स्वराज को साथ में कंबाइन करके ये मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सबसे मेन बात है कि एनसीएम जो था उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पूरे इंडिया में हो रहा था। तब भी इंडिया में ज्यादातर मेजोरिटेबल प्लेसेस जो थे वो विलेजेस में थी, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से इम्पैक्ट ऑफ एनसीएम, तो सबसे पहले विलेजेस से पढ़ना समझना हमारे लिए जरूरी है, और इसी से ही क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में बढ़ने वाले हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ मूवमेंट ऑन विलेजेस, विलेजेस में किस तरीके के हालात थे एनसीएम के आने से। स्वराज गेव दम पावर टू रिटेलिएट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स हु डिमांड्स हाई रेंट और रेवेन्यू। अब ये लड़ाई साफ तौर पर जब जैसे ही विलेजेस में आई ना, तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि लैंडलॉर्ड से भी थी, जमींदारों से भी थी। अब जमींदारों से रिलेटेड एक स्टोरी है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक जमीन हुआ करती थी बच्चों, जिसपे किसान काम किया करता था, सपोज, ठीक है, और उस जमीन पे पूरा हक, ये जमीन पे काम करने वाला किसान है, मजदूर है, और इसका जो मालिक हुआ करता था उसको लैंडलॉर्ड और जमींदार कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो था ये मालिक था इसका, ये मालिक है, और इसके अंदर काम करने वाले लोग को ये मजदूर या फिर किसान वही समझ लीजिए आप, पीजेंट। ठीक है, तो वो होता था। तो लैंडलॉर्ड जो होता था भाई, वो इस जमीन से उगने वाली कोई भी चीज, सपोज आलू उग रही है यहाँ पे, ठीक है, उससे मिलने वाला पूरा मुनाफा जो था वो ये खुद रख लेता था, और जो ये काम करने वाले लोग थे ये इनको कुछ नहीं देता था, कुछ भी नहीं देता था, ना के बराबर। इनको थोड़ा सा सर्वाइवल के लिए खाना दे दिया ताकि अगले दिन भी उठ के काम कर सके, बस दैट्स इट। कोई किसी भी तरीके की सैलरी नहीं, वेजेस नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके के हालात से भी और गुजर रहे थे। ये सिर्फ जो किसान जो थे वो सिर्फ अंग्रेजों की मार नहीं सह रहे थे, वो जमींदारों की मार भी सह रहे थे। ठीक है, एबोलिशन ऑफ बेगार वाज ऑन पीक। ये बेगार क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। बेगार होता है भाई काम करा लेना, पूरा काम करा लेना, और उसके बदले में पैसे ना देना, वेतन ना देना, वो उसको कहते हैं बेगार। अब एनसीएम के आने से किसानों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, उन्होंने पूरी तरीके से बेगार जो है उसका खंडन करना, एबॉलिश करना उसको शुरू कर दिया। ऐसे कैसे, हम पैसे नहीं देगा तू, इस तरीके की चीज आ गई लैंडलॉर्ड के खिलाफ, और लैंडलॉर्डों को सबक सिखाना शुरू कर दिया भाई, उनको उनकी पिटाई होनी शुरू होगी एक तरीके से। सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। अब भाई जो लैंडलॉर्ड जबरदस्ती कराता था खेती वगैरह या फिर कोई भी फसल उगाता था, क्रॉपिंग करवाता था, तो उनकी जबरदस्त पिटाई हुआ करती थी भाई उस टाइम में, एनसीएम के आने के बाद। गांधी जी को ये पता भी नहीं था कि भाई, गांधी जी तो चाहते थे कि सारी चीजें सत्याग्रह से हो, पर विलेजर्स काम मानने वाले थे, वो तो अपने जिसे कहते हैं ना कि पीक पर आ चुके थे, उन्होंने डंडा वंडा उठाना शुरू कर दिया था जमींदारों के खिलाफ। एक तरीके से सही भी थे, कब तक सहते बेचारे वो भी। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड की धजिया उड़ गई। यहाँ पे सिंपल वर्ड में, अगर सिंपल में ये वर्ड में हम अगर बात को कहे तो लैंडलॉर्डों की वाट लगनी शुरू हो चुकी थी, उनकी पिटाई जोरों पर थी। प्रोटेस्ट तो यहाँ पे हम सहज भाषा में कहेंगे, लेकिन उनके साथ जो हो रहा था लैंडलॉर्ड के साथ, वो बहुत ही बुरा भी हो रहा था एक तरीके से, कि उनको कई उनके घर भी जलाए जा रहे थे और उनके कागजात वगैरह जलाए जा रहे थे, जिंदा जलाए जा रहे थे, पता नहीं बहुत बुरा हो रहा था। खैर वो डिजर्व भी करते थे शायद ये चीज। अटैक्ड ऑन मर्चेंट एंड तालुकदार, भाई मर्चेंट और तालुकदार जो थे वो जो कि शोषण करते थे निचले तबकों का, आर्टिजन्स वगैरह, पीजन्स वगैरह के, ज्यादा ये परेशानी करते थे। अब इनका टाइम आ गया था बदला लेने का, तो इनके ऊपर भी जबरदस्त अटैक वगैरह हुए। एज ऑफ दिस इम्पैक्ट ऑन अक्टूबर 1920,
अब 1920 में जब इस तरह के अटैक बहुत ज्यादा हो गए तो वही फिर एक जिसे कहते हैं ना कि जागरूकता लोगों में फैलानी जरूरी है और इसको रोकना बहुत नेसेसरी हो गया। तो औध किसान सभा नाम का एक सेटअप तैयार होता है। उस सेटअप को लीड करते हैं जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रा। ये दो नाम जो है आप याद रख लेना, ये वन मार्कर में आएगा, बहुत बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर के प्री बोर्ड्स में, तो इस बार भी चांसेस है उठा के आपको दे दे। तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रा के लीडरशिप में औध किसान सभा अक्टूबर 1920 को स्थापित हुई। एक गठन हुआ, बैठे, बात की किसानों से कि भाई क्या परेशानी है आपकी, समस्या का सुझाव देते हैं या हल निकालते हैं, कुछ ना कुछ। इस तरीके से हिंसा फैलाने से कुछ नहीं होगा। तो ये था विलेजेस में सबसे ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट किए हुए बच्चों पीजेंट्स, किसान किस चीज से उनका कॉन्फिडेंस जो था यहाँ पे पीक पे पहुंच चुका था और वो धजे उड़ाने शुरू कर चुके थे। अब आगे आते हैं ट्राइबल्स पे कि कैसे ट्राइबल्स के लिए इम्पैक्टफुल था ये एनसीएम। बात करते हैं, किस्सा उठाते हैं गौतम हिल्स का। गौतम हिल्स है बच्चों आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये जंगली एरिया था पूरा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया भाई, आनंद फानन में आके इन्होंने जंगल जो है सीज कर दिया, जंगल जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब आदिवासी लोग हैं तो उनकी जिंदगी पूरी जंगलों से ही चलती है। सारी जलावन की लकड़ियां हो गई, सारे एसेंशियल फ्रूट्स हो गया या वेजिटेबल हो गया, कुछ भी होता है वो फॉरेस्ट से ही लेते थे और उसी के सहारे उनकी जिंदगी कटती थी। और उनको लगता था कि इनको गौतम हिल्स वालों को लगता था कि फॉरेस्ट जो है ये मेरा अपना घर है। तो अचानक इस तरीके का जो क्या कहते हैं बीच में आना ब्रिटिश गवर्नमेंट का उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। नो एसेंशियल गुड्स कैन बी गैदर्ड विच बैडली अफेक्टेड द लाइवलीहुड। जाहिर सी बात है कि कोई भी एसेंशियल गुड, यानी हर चीज उनकी जंगलों से जुड़ी हुई है और कोई भी चीज गैदर करने की इजाजत नहीं थी उनको, तो इसलिए उनकी जिंदगी काटनी उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। अब जब इस तरह की हालात आ गई, इस तरीके के हालात आ गए और ब्रिटिशर ने इस तरह के हालात अगर पैदा कर दिए तो ऊपर वाली सिचुएशन ही यहीं पे दोहराई जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, कि वो हाथापाई पे उतर आए। ट्राइबल पीपल वर फोर्स्ड टू बेगार टू बिल्ड रोड्स। अब एक और दिलचस्प चीज थी कि ये लोग जो थे वो मजदूरी अच्छी करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई इनको बुलाया और कहा कि देखो रोड वोड बनाओ आप, लेकिन इसका पैसा वैसा नहीं देंगे हम आपको। वही चीज बेगार, ट्राइबल पीपल वर फोर्स्ड टू डू बेगार। उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था, रोड बनवाए जाते थे और इसका कोई पैगार नहीं देते थे, और ऊपर से जंगल भी बंद कर दिया। अब ऐसे में हुआ ये कि फिर ये लोग भी इकट्ठे हुए, ट्राइबल लोग कहते हैं अंग्रेजों तुम्हारी तो बताता हूं मैं कि किस तरीके से हम करेंगे, तुम्हारा भी कुछ समाधान निकालेंगे। तो उसी तरीके से फिर इम्पैक्ट शुरू हुआ। अब इम्पैक्ट में क्या हुआ, पीपल ऑफ गौतम हिल स्टार्टेड द गुरिल्ला मूवमेंट। उन्होंने सब लोग इकट्ठे हुए और एक मूवमेंट वहां पे शुरू हो गया जिसका नाम था गुरिल्ला मूवमेंट। ये कब शुरू हुआ, 1920s में, अर्ली 1920s में, यानी 1920 की शुरुआत की बात है। इस मूवमेंट के मुखिया कौन थे भाई, वो थे अलूरी सीताराम राजू। इनका नाम थोड़ा बड़ा है भाई, याद कर लेना, वन मार्कर में पूछा जा सकता है। अलूरी सीताराम राजू लेड द मूवमेंट, इन्होंने लीड किया। और वो जो थे वो हाईली इंस्पायर्ड थे गांधी जी के एनसीएम से। वो कहते थे यार गांधी जी मस्त आदमी है, एकदम जबरदस्त, उनका एनसीएम जो है वो सक्सेसफुल हमें भी बनाना है, क्योंकि ये जरूरत है भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए जरूरत है। तो मैं थोड़ा सा अब आपको अलूरी सीतारामन राजू के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में बता देता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में इतना ज्यादा दिया नहीं गया है, तो ताकि ये मूवमेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए और आपको याद भी रहे। तो ये जनाब जो थे मिस्टर अलूरी, ये अपने आप को एक सुपर हीरो कहते थे। ये कहते थे कि मेरे पास है ना बहुत सारी शक्तियां हैं, डिवाइन है, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, अब मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं कभी मर नहीं सकता, मेरे को बुलेट जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये सब सुन के जो ट्राइबल लोगों की हिम्मत और बढ़ गई कि भाई हमारी टीम में एक ऐसा बंदा है जो इतना ताकतवर है और जिसके पास दैवीय शक्तियां हैं, जिसको ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो हमें डरना क्या, हम तो अंग्रेज क्या, हम तो किसी को भी पछाड़ देंगे। तो लोग जो है अलूरी साहब की जय जय करने लग गए और उनके साथ ग्रुप में शामिल हो गए और गुरिल्ला मूवमेंट में हिस्सेदारी इन्होंने शुरू कर दी भाई। ये एक रीजन था मेजर लोगों का जुड़ना, प्लस एनसीएम से जागरूकता और ज्यादा बढ़ गई थी। बट हिज ओनली थॉट विच मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम गांधी जी वॉज द थिंकिंग ऑफ इंडिया कुड बी लिबरल ओनली बाय फोर्स। पर एक चीज थी अलूरी साहब की जो गांधी जी से अलग थी। अलूरी साहब कहते थे कि आजादी देश की ना ये ऐसे मतलब सत्याग्रह करके नहीं मिलेगा भाई,
मारो पीटो, इनको नानी दादी याद दिलाओ, तब जाके फोर्स के थ्रू ही आजादी आ सकती है। ऐसे बातों से या फिर सत्याग्रह करके तो कभी नहीं आ सकती। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। ऐसा कहना था अलूरी जी का। तो अलूरी जी की फैन फॉलोइंग तब तक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी भाई, इतनी ज्यादा कि ये कुछ भी कह देते तो लोग मान लेते। ये कह देंगे ना कि दिन को रात कह दें तो भी लोग मान जाए, कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इनकी हो चुकी थी। इनके अंडर में काम करने वाले बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे फॉलोवर्स इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ये सीधा बोलते थे भाई गांधी जी को सपोर्ट करो, गांधी जी की बातों को सुनो, पर सत्याग्रह को मत सुनो, बाकी सारी चीजें गांधी जी की ठीक है। और इन्होंने मतलब पूरे ट्राइबल जोन में जो अल्कोहल कंजम्पशन की वो थी सारी बंद करवा दी, और सब लोगों को बोला कि ड्रिंकिंग अल्कोहल गलत है, वो सब छुड़वा दी। तो कुछ बहुत सारे अच्छे काम भी इन्होंने किए। अब इनके लीडरशिप में होता क्या था कि भाई कंप्लीटली ये लोग वायलेंस क्रिएट करते थे। रेबल्स अटैक द पुलिस स्टेशन। अब इनके अनुयायी और इनके फॉलोवर जाके सीधा पुलिस स्टेशन में घुसे और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, वहां पुलिस वालों को मार दिए, बहुत हंगामा कर दिया इन्होंने। एट लास्ट ये मूवमेंट कब जाके खत्म हुआ, जब 1924 में अलूरी सर जो थे वो उनका देहांत हो गया फाइनली। पता नहीं कौन सी गोली होगी जो उनको लग गई और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बट उस टाइम पीरियड में उन्होंने क्या सबसे पॉजिटिव थिंग क्या किया, एनसीएम से लोगों को जागरूक कर दिया, सबको मूवमेंट के साथ जोड़ दिया, स्वराज की नीड क्या है ये सबको बता दिया, जिससे लोग जो थे अब बिल्कुल टॉलरेंस लेवल पे नहीं थे, वो सीधा विरोध करते थे अंग्रेजों का। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट करा चुके थे अलूरी सीतारमन राजू अपने टाइम पीरियड में, जब तक वो जिंदा रहे। और फैन फॉलोइंग और उनके ऊपर गाने भी बनने शुरू हो चुके थे। तो ये तो बात रही ट्राइबल की। अब आते हैं प्लांटेशन वर्कर पर। प्लांटेशन वर्कर की हालत कैसी थी, इस पे डेफिनेट क्वेश्चन बनता है। 5 मार्कर, ये असम की बात है, असम का किस्सा इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांटेशन वर्कर्स एंड स्वराज, कैसे वो स्वराज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े। अकॉर्डिंग टू द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ये एक एक्ट था बच्चों जो अंग्रेजों ने 1859 में लॉन्च किया था, जिसके अनुसार क्या है कि प्लांटेशन वर्कर जो भी होगा, प्लांटेशन वर्कर कौन से होते हैं बेटा, जो चाय के बागान में काम करते हैं। प्लांटेशन क्रॉपिंग मींस टी, कॉफी वगैरह की, रबर वगैरह की जो क्रॉप्स होती है ना, उसको प्लांटेशन कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लेबर ओरिएंटेड वर्क होता है। तो इन लोगों को ना बहला फुसा के लेके आते थे ये टी गार्डन्स में कि यहाँ काम करना है। फोटोज दिखा देते थे इन मजदूरों को, देखो इधर काम करेंगे हम लोग, और इनको लेके आके यहाँ पे कैद कर लेते थे, इनको काइंड ऑफ उल्लू बना लेते थे। तो ये ऐसे ही वर्कर थे जिनको अलाउड नहीं था टी गार्डन छोड़ना विदाउट परमिशन। बिना परमिशन के ये बाहर नहीं जा सकते थे। जैसे कभी कभी आप क्लासरूम से बाहर नहीं जाते ना, जब टीचर होता है, किसी पास के थ्रू जाओगे या फिर कुछ और रीजंस के थ्रू जाओगे, तो इनके लिए भी ऐसे ही था। बस ये मान के चलिए इनके लिए चीजें और ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। दे वर फोर्स्ड टू वर्क एज मनी आवर्स द ब्रिटिशर्स वांट। इनके साथ भी हो गई था कि भाई बाहर भी नहीं भेजते थे और ऊपर से 12-12, 14-14 घंटे इनसे काम कराते थे, और काम कराने के बदले इनको पगार भी नहीं देते थे कि भाई ले भाई आपने इतनी मेहनत करी, लो पैसे आपको। नहीं, सिर्फ इनको खाने का इतना दे देते थे ताकि अगले दिन उठ के फिर से काम कर पाए, दैट्स इट। तो इस सिचुएशन में ये लोग एनसीएम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इनको पता था कि दुनिया भर में, ये असम में थे, कि देश भर में पूरा एनसीएम चल रहा है, तो इससे हम फायदा उठा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उनकी आखिरी उम्मीद थी गांधी जी, देयर ओनली होप वाज गांधी जी, एंड दे वर वेल नोन अबाउट द गोइंग मास मूवमेंट एनसीएम। उन्होंने कहा कि भाड़ में गया अंग्रेज, भाड़ में गई इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इन्होंने कानून तोड़ा और सबके सब वहां से निकल लिए भाई, भाग लिए घर की तरफ को, ये सोच के कि जो भी होगा देखा जाएगा, गांधी जी है बचा लेंगे। गांधी जी उस टाइम पे सुपर हीरो काइंड ऑफ पर्सन थे, पर्सनालिटी बन चुके थे, कि लोग जो थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गांधी जी से जुड़ते जा रहे थे। और उस टाइम पीरियड में भी बहुत सारी अफवाहें गांधी जी को लेकर भी उठा करती थी बच्चों, जिसमें थे वो कहते थे कि गांधी जी जो है वो मैजिशियन है, तो कुछ उनको अवतार कहते थे, क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ज्यादा कैरिस्मेटिक थी। इस वजह से लोग दिन प्रतिदिन उनसे इंस्पायर होते चले जा रहे थे।
तो ऐसे ही थे प्लांटेशन वर्कर भी, जिन्होंने ये समझ लिया था कि गांधी जी बचा लेंगे हर सिचुएशन से, अब हमें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर होता क्या है आगे, दे बिलीव्ड गांधी राज वॉज कमिंग। उनको लगा कि अब जो राज चलने वाला हो ना, वो ब्रिटिशर का राज नहीं, वो गांधी राज चलेगा, गांधी जी चलाएंगे देश को। और हम सभी लोग जो यहां से भाग रहे हैं, उन सबको अपने अपने गांवों में ना एक जमीन दे दी जाएगी और वहीं पे खेती करनी होगी अब आराम से। अब कोई फोर्सफुली कुछ नहीं कराने वाला, हम भागते बस किसी तरह हम घर पहुंच जाए। ये इनका सपना था कि भाई इस तरीके से हो जाए, और ये निकल भागे। बट दे कुडंट रीच द डेस्टिनेशन एंड बीटन अप इन द मिडल बाय पुलिस। अब भाई इनके जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए मिनट में, क्योंकि ये भागे थे और इनको आधे रास्ते में इनको पकड़ लिया भाई, दर दबोचा इनको अंग्रेजों ने, और इनकी बहुत धुनाई करी, बहुत पिटाई करी इनको। कुछ तो भाग के पहुंच भी गए थे, लेकिन ज्यादातर ऐसे थे जिनको वापस पकड़ के ले गए फिर से असम के वही प्लांटेशन क्रॉप में, और इनसे फिर से दोबारा मजदूरी करानी शुरू कर दी। कुछ तो बच निकले। तो इससे ये पता चलता है कि भाई स्वराज को लेकर और नॉन कॉपरेशन को लेकर हर तरीके के लोगों का नजरिया अलग अलग था। गौरम हिल्स वालों ने भी एट लास्ट, जिसे कहते हैं, उनके अंदर बदलाव आया। उन्होंने चीजों को समझी कि हम दबाए जा रहे हैं समाज में, तो उन्होंने आवाज उठाई और फिर हिंसा पे उतर आए। यहां पर भी सेम चीज थी। गांधी जी का इम्पैक्ट की वजह से प्लांटेशन वर्कर जो थे वो इतने ज्यादा क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस में आ गए कि उन्होंने कानून का उल्लंघन कर दिया और वो भाग निकले सिर्फ ये सोचते हुए कि गांधी जी बचा लेंगे। तो पूरे विलेजेस में और पूरे देश भर में ही यही चलन था कि भाई सब लोग जो थे वो मोमेंट से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे कि स्टेप उठाने के लिए अब आमाद हो चुके थे, वो कर रहे थे काम अपना। पर होता क्या है, इस मूवमेंट के इतने हाइप के बाद भी ट्विस्ट आता है। एक ट्विस्ट केम अप इन 1922। चौरी चौरा ये इवेंट है, यह मैप के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चौरी चौरा, यहां पर एक बहुत बड़ा किस्सा हो जाता है जिसकी वजह से गांधी जी को ये मूवमेंट वापस लेना पड़ जाता है। अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन टर्न इनटू वायलेंस। एक पीसफुल सत्याग्रह चल रहा होता है, बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है जब रोलाट एक्ट सत्याग्रह हुआ था। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पर वहां पर पुलिस वाले आके सत्याग्रहियों की पिटाई कर देते हैं, जिसके जवाब में सत्याग्रही वाले शांत बैठने वालों में थे नहीं। उन्होंने भी जवाबी हमला किया, पुलिस स्टेशन जला दिया और पुलिस वालों को जिंदा जला दिया, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया। ऑल दिस इंसिडेंट्स लेड गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। सब चीजें देख रहे थे गांधी जी, और फिर उन्होंने आखिरकार एक ही चीज कहा कि भाई अब बस करो, अब और नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से वायलेंट हो गया है, तो अब इसको वापस लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी मूवमेंट अगर वायलेंट हो जाता है, उसके अंदर हिंसा भड़क जाती है, तो वो मूवमेंट किसी भी तरीके से सक्सीड नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो ये मूवमेंट फाइनली कॉल्ड ऑफ कर दिया गया गांधी जी द्वारा। ठीक है, तो अभी तक आज की क्लास में हम यही करेंगे बच्चों, यहीं तक ही करेंगे। अब आने वाले टॉपिक होने वाले हैं आपके सीडीएम आने वाला है अभी, तो अभी तक जो कराया हुआ उसको बहुत अच्छे से कर लेना। आगे सारा बहुत इजी होने वाला है और जल्दी हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने वाले हैं। मैप की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सारे 1 मार्कर एंड डेट्स बहुत जरूरी है, उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा और जल्दी ही कीजिएगा। आप लोग बहुत टाइम लगाते हैं चीजों को करने में, तो जिस दिन जो वीडियो आ रही है उसको उसी दिन कीजिएगा। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट हो तो व्हाट्सएप करना, पूछना और इसके नोट्स तैयार कर लेना। थैंक यू।